ये तो कंफर्म बात है कि गैसेस जो होती थी बैड कंडक्टर होती थी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, लेकिन बाद में जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ने गैसेस की कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और उन्होंने पाया था कि गैसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन कंडक्ट करती हैं जब आप उसको वोल्टेज इतना ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती हैं। ठीक है, तो इस बात को हम समझा दिए थे आप लोग को, तो इसको लिखवा भी देते हैं। ठीक है, जूलियस प्लकर। ठीक है, जूलियस प्लकर वाज स्टडिंग, क्योंकि उसके पहले लोगों को लगता था कि गैसेस बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जब कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ उसके पहले लोगों को लगता था कि गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन जूलियस प्लकर ने ही पहली बार यह ऑब्जर्व किया कि गैसेस अच्छी कंडक्टर भी हो सकती हैं अगर उनको आप 10,000 वोल्टेज देंगे, वोल्टेज अच्छा खासा प्रोवाइड करेंगे तो गैसेस गुड कंडक्टर हो सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो जूलियस प्लकर वाज स्टडिंग, एक बार लिखवा देते हैं पूरे बात को। जूलियस प्लकर वाज स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस कंडक्टिव है कि नहीं, इसके बारे में, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, ऑफ गैसेस, एंड ही फाउंड दैट, और उन्होंने पाया, एंड ही फाउंड दैट गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाउंड दैट गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल कंडीशन। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल कंडीशन। तो देखो ये बात तुम लोग को भी समझ में आ रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में गैसेस बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। मतलब जैसे अभी तुम बैठे हो तो अभी गैस के बारे में बात करोगे तो क्या हवा में जो गैस प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बहुत लो प्रेशर क्रिएट किया, इसमें कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका आज पहला क्लास है? कोई बच्चा जिसका पहला क्लास है मैसेज करो तो जरा। सौरभ सागर तुम्हारा पहला क्लास है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा देर तुम रुक जाओगे, थोड़ा देर तुमको समझ में कम आएगा। सिद्धार्थ का भी पहला क्लास है लग रहा है, मैसेज करो तो सिद्धार्थ। आज तुम्हारा पहला क्लास है या दूसरा है? सिद्धार्थ का भी लग रहा है पहला ही क्लास है। बोलो, बोलो सिद्धार्थ। यस सर। ठीक है चलिए, तो जिनका पहला क्लास है थोड़ा देर रुक जाइए, ये हम स्टडी करा रहे हैं, वो आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये बातें हम समझा रहे हैं कि आखिर कैथोड रे आया कहाँ से, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है। तो उसी समय में ये जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कंडक्टिविटी के बारे में गैसेस की, और उन्होंने बताया कि गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है, बट वेन ही क्रिएटेड, लेकिन जब उन्होंने बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, बट वेन ही क्रिएटेड वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, जब उन्होंने बहुत लो प्रेशर कर दिया, ठीक है, लगभग 10 के पावर -4 एटीएम, बहुत कम प्रेशर कर दिया था, मतलब थोड़ी बहुत नाम मात्र की गैसेस बची हुई थी। ठीक है, 10 के पावर -4 एटीएम इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब वो लिए थे उसमें उन्होंने प्रेशर को काफ़ी कम कर दिया और वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, एंड अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज, एंड अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया।
एंड अप्लाइड वेरी हाई वोल्टेज, लगभग 10 के पावर 4 वोल्ट, उससे भी ज़्यादा, 10 के पावर 4 वोल्ट और मोर, इससे भी ज़्यादा वोल्टेज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, देन ही फाउंड दैट, देन ही फाउंड दैट जब ये कंडीशन उन्होंने फ्लो पूरा किया तो उन्होंने क्या पाया, देन ही फाउंड दैट गैसेस स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट गैसेस स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो गैसेस बैड कंडक्टर थी वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आयोनाइज, और इसका वजह ये था कि जो गैसेस थे वो आयनाइज हो चुके थे, वो आयन बन चुके थे, बिकॉज दे आयोनाइज। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इतना वोल्टेज देने के बाद वो आयनाइज हो गए। ठीक है, और इसी समय में कुछ इनविजिबल रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखाई दी। ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस some sort of visible rays, some sort of invisible rays जो कि दिखाई नहीं देती थी, invisible rays where seems to be, where seems to be moving from, moving from cathode towards anode, cathode towards anode, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, मूव टुवर्ड्स एनोड and they were named as cathode rays, and they were named as cathode rays, और यहीं पे उनका नाम कैथोड रेज दिया गया, एंड दे वेयर नेम्ड एज कैथोड रेज। अब देखो जी एक बात बताओ सब कि क्या कैथोड रे अलग अलग होता है या कैथोड रे सबके लिए सेम होता है? ठीक है, ये बात क्वेश्चन उठता है कि क्या कैथोड रे का नेचर गैसेस पे डिपेंड करेगा, क्या कैथोड रे का नेचर गैसेस पे डिपेंड करेगा? हम जैसा कि उस दिन बताए थे, तो कैथोड रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, तुम लोग को हम पहले ये बात बोल चुके हैं। जो बच्चे आज पहला क्लास कर रहे हो ना, वो कल का वीडियो हम डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इस टॉपिक में हम एक लेक्चर ले चुके हैं, तो थोड़ा सा अगर कम समझ में आएगा तो कल इसका लेक्चर एक डालेंगे, वो लेक्चर तुम लोग देख लोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दे वे आर नेम्ड एज कैथोड रेज। तो ध्यान रखना, हम पूछ रहे हैं तुमसे कि क्या अलग अलग गैस के लिए कैथोड रे अलग अलग होता है? जैसा हाइड्रोजन गैस है तो ये टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे कहा जाता है। तो जो भी उस समय डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस प्रेजेंट थे, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस होगा तो O2 गैस, ये ऑक्सीजन गैस आयन में टूटेगा, तो 2O प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे है। या नाइट्रोजन गैस है तो 2 नाइट्रोजन प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रे कहा जाता है। तो तुम कोई भी गैस लोगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रे बोलते हैं। तो इसी वजह से याद रखना कि ये कैथोड रे किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सबके लिए ये सेम होता है। ठीक है ना, तो नेचर, गैस के नेचर से इसको कोई मतलब नहीं है। तुम कोई भी गैस लाओगे तो उसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे हम, और सबका इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए नेचर से बिल्कुल अलग होता है। अब हम लोग कैथोड रे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को हम बता दिए थे, आप लोग को ये याद होगा, कैथोड रे ट्यूब याद है ना? कैथोड रे ट्यूब एक बार हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे डक्ट लगाए थे और यहाँ पे लगा दिए थे हम लोग कैथोड एनोड, यहाँ पे बैटरी लगाए थे। ठीक है, तो एक तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता था और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था, इसको हम कैथोड बोलते थे, याद होगा तुम लोग को, और इसको हम लोग एनोड बोलते थे। तो कैथोड निगेटिव चार्ज था और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज था, और ये डक्ट था, इसको डक्ट बोलते हैं। इसको हटाने से क्या होता है?
कि इसमें से गैसेस बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी थी। कैथोड रे जो था वो लेफ्ट से राइट मूव करते जा रहा था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे कैथोड रे के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जेडेनएस की कोटिंग हो गई थी। तो जेडेनएस की कोटिंग जब हुई थी तो कुछ समय के बाद टिमटिमाना शुरू किया था। हम बोले थे ना कि जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज 10,000 किया गया था, 10 के पावर 4 वोल्ट, और प्रेशर को 10 के पावर -4 एटीएम कर दिया गया था, माने प्रेशर बहुत कम और वोल्टेज बहुत ज़्यादा। तो अचानक ही इधर से कुछ इनविजिबल रेज जो हमें दिखाई नहीं देती हैं जा करके और पीछे के दीवार पे टकराती हैं, और वहाँ पे टिमटिमाहट होता है। इसी को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और चूंकि कैथोड के तरफ से जा रही थी, इसीलिए इसको कैथोड रे नाम दिया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इन कैथोड रेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहली बात कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। पहला बात जो आप लोग को दिमाग में रखना है, सेटअप रखना है, कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, कैथोड रेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन या ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेज मूव करती हैं, ठीक है, विथ वेरी हाई वेलोसिटी। और काफी ज्यादा इनका वेलोसिटी रहता है, विथ वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूसेस साइडेड शैडो, एंड प्रोड्यूसेस शैडो, शैडो भी बनाता है अपना, शैडो, ठीक है, SHADO, प्रोड्यूसेस शैडो। जिस अब जाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में रख दिया जाएगा तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शैडो बन जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो इसके रास्ते में रखने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाएगा, समझ गए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कैथोड रे का जो है वो शैडो बनता है अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे रख देते हो, ऑब्जेक्ट रख देते हो। जैसे मान लो कि हम इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका जो है शैडो बनेगा पीछे वाले दीवार पर, समझ गया ना। तो कैथोड रे, पहला पॉइंट आपको यही समझाया है कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाएगा तो उसका शैडो बनेगा, पीछे पीछे में शैडो बनेगा, ठीक है। और मैकेनिकल इफेक्ट भी ये शो करते हैं। कहने का मतलब कि इनके बीच में अगर कोई तुम भारी पार्टिकल रखोगे तो वो उससे टकरा करके और उसकी स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। अगर जैसे पैडल व्हील लोगे तो ये पैडल व्हील को रोटेट कर देगा। जैसे पवन चक्की होता है ना, तुम अक्सर पवन चक्की देखे होगे, तो पवन चक्की को ये मूव करा देता है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में कि कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि वो उसमें मोशन पैदा कर सकता है। कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट को ये शो करता है, समझ गए। ध्यान रखना, यदि स्मॉल पैडल व्हील को हम इसके सामने रखेंगे, इफ ए स्मॉल पैडल व्हील, इफ ए स्मॉल पैडल व्हील, स्मॉल पैडल व्हील को अगर इसके सामने हम रखते हैं, इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है, इनके पाथ में अगर रखते हैं हम, इट स्टार्ट रोटेटिंग, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट रोटेटिंग, विच इंडिकेट दैट, ये इंडिकेट करता है कि इनके पास मास है,
which indicate that they consist as material part, that they consist of material part, मतलब इनके पास मास होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इनके पास मास होता है, इसलिए मासिव पार्टिकल को ये रोटेट कर देते हैं। तो लाइट पैडल व्हील को जब हम रखेंगे, मान लो कि जो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं यही लाइट पैडल व्हील होता, तो इस लाइट पैडल व्हील को ये क्या कर देता, रोटेट कर देता, और ये नाचने लगता अपने जगह पे। ठीक है, तो ये बताता है कि इसके पास मैकेनिकल इफेक्ट होता है, इसके पास मास होता है, मासिव पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये प्लस चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे प्रूफ होता है कि ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके चार्ज का पता करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद ये हम लोगों को बता देता है कि किधर मूव करेगा, यानी अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता तो पॉजिटिव प्लेट चार्ज होता। तो लिख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are applied on discharge tube, डिस्चार्ज ट्यूब पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तब रे डिफ्लेक्टेड हो गई, देन रेज आर डिफ्लेक्टेड। ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। स्क्रीनशॉट ले लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, which indicate that they are negatively charged, which indicates that they are negatively charged, ये निगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। and they are called electrons, तो इस बात को ध्यान रखिए, मास का पता चल गया, चार्ज का पता चल गया, चार्ज का पता चला कि निगेटिव चार्ज है, मास का पता चल गया मैकेनिकल इफेक्ट है क्योंकि लाइट पैडल व्हील को रखा गया तो उसको ये मूव करा दिया। और इसके बाद अब एक बात और बताया कि ये शैडो कास्ट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया जाएगा तो फिर ये उसका शैडो कास्ट करेगा। ठीक है, इसको तुम डायग्राम से भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया यहाँ पे अप्लाई कराओ। ठीक है, क्योंकि जब इधर से जा रहा है तो देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो ये खुद ही निगेटिव चार्ज था, तो देखो इसका कुछ डायरेक्शन इधर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि ये इधर की तरफ मूव क्यों कर गया। अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, मतलब ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि कैथोड रे का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो गया, पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ध्यान रखना इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका मूवमेंट हो जाता है। ठीक है। और वहीं जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायग्राम हम बना दे रहे हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जांपल हम बना दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ यही कहानी होता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, यानी एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो जैसे कि मान लो कि ये पॉजिटिव पोल है मेरा पहला वाला, और दूसरा वाला नेगेटिव पोल है। ठीक है। तो ये जो है वो इस पोल के तरफ मूव कर गया। तो यहाँ से कुछ इस तरह से मूवमेंट हो जाने होने लगा था, इस पोल के तरफ अट्रैक्टेड हो गया कैथोड रे। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि ये जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव प्लेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्टेड हो गया, और ये प्रूफ कर दिया कि ये निगेटिवली चार्ज है और इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। अच्छा, एक बात और सोचो कि अगर दोनों को साथ में ही लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम साथ में ही अप्लाई कर दे तब क्या होगा, बताइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को और अब हम एक काम करने वाले हैं, ध्यान देना। ये निगेटिव प्लेट है, ध्यान रखना, निगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला दिया गया है जो माइनस दिखाया है। ठीक है ना, ये इसका दिखाया जा रहा है। हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर दोनों को अप्लाई कर दे साथ में तब क्या होगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। तो हम दोनों को करने जा रहे हैं। तो वेन इलेक्ट्रिक फील्ड, when electric field and magnetic field both are applied, both are applied at the same time, at the same time with same strength, with same strength, सेम स्ट्रेंथ से अप्लाई कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। और सेम टाइम पे, तो क्या होगा, देन कैथोड रे, देन कैथोड रे will move in a straight line, will move in a straight line without any deflection। अगर दोनों चीजों को आप सीधे रखोगे, दोनों चीजों को एक ही साथ अप्लाई करोगे, दोनों सेम स्ट्रेंथ का होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, और स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये सीधी रेखा में ट्रेवल करने वाला है। व्हील कैसे मूव करेगा, अब ये जाके 3D में देखना पड़ेगा ना बाबू। एक लड़का पूछ रहा है कि लाइट पैडल व्हील किधर मूव करेगा, तो किधर भी मूव कर सकता है, वो हम थोड़ी देखने जा रहे हैं, बस मूवमेंट होगा ये पता है। तो देखो जी, जब अब ये केस में थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया गया और मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया तो क्या हुआ, जब साथ में लगा दिया गया तो नेट चार्ज को बैलेंस कर दिया, और नेट चार्ज को बैलेंस करने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जितना ऊपर से देखो यहाँ पे, जितना ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है उतना ही नीचे से ये मैग्नेटिक फील्ड खींच रहा है, तो कोई नहीं खींच पाया और ये सीधे सीधी पार कर गया, सीधी रेखा में पार कर गया। तो इसको भी डायग्राम से अगर चाहो तो देख सकते हो, देखो इसको भी डायग्राम से दिखा देते हैं। ठीक है। तो जब दोनों ही अप्लाई किया गया तो कोई नेट इफेक्ट नहीं दिखा। अब इसको हम ऐसे दिखाते हैं, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया है और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। तो कैथोड रे जो है वो एज इट इज जा करके और सीधे चला जा रहा है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहा है।
ठीक है, और जा करके पीछे की दीवार पे टकरा रहा है और यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है। तो ध्यान रखना इस बात को कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एकदम एज इट इज चला जा रहा है। और इसका वजह यह है कि इसमें जितना एक्सटेंट का तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगा रहा है, उतना ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। कैसे करेंगे देखिए। अब बताइए कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके चलते कितना फोर्स लगेगा। तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा, इसे टेंथ में भी पढ़ाया जाता है। क्यू इंटू ई होता है। अब यहाँ पे क्यू इंटू ई, क्यू जो है वो तुम्हारा चार्ज है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ई जो है, ध्यान रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बता रहा है। और इसका फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई हो गया। और वही फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये भी तो लोग पढ़ा होगा टेंथ में। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बी क्यू। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी इंटू भी इंटू क्यू। यहाँ बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्यू तो जानते ही हो कि क्यू चार्ज को बता रहा है, क्यू जो है वो तुमको चार्ज को बता रहा है यहाँ पे भी। और बच गया तुम्हारा भी, तब भी जो है वो वेलोसिटी को बता रहा है। तो ध्यान रखना कि v यहाँ पे डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि तभी ये कुछ भी डेविएशन नहीं करवा पा रहा है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे क्यू ई है और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे बी भी क्यू है। तो क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया ई बाई बी। अब ये ई क्या है तुमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। वेलोसिटी निकाला है, ध्यान रखना, ये भी जो है वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकला कि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझा रहा है आप लोग को कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये कैथोड रे तुम्हारा एक चार्ज पार्टिकल है और कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि ये तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज भी है और कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्यू है। और यहाँ पे ये भी वोल्टेज है, भी वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, बैटरी लगा हुआ है वहाँ पे। और चार्ज क्यू है, चार्ज इक्वल टू क्यू, और यही ये पार्टिकल है। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्यू है और उसका वोल्टेज भी है। ठीक है ना, तो यहाँ वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, आप पढ़े होंगे टेंथ में, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है भी को। ठीक है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब एक बात बताओ कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास दो तरह की एनर्जी होगी। एक एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी और एक को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज पार्टिकल जब तक शांत है तब तक उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। और जैसे ही वो मूवमेंट में आएगा, कैथोड रे यहाँ मूवमेंट में आएगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो ध्यान देना इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैथोड रे भी बोल सकते हो, ये किसके बराबर होगा, क्यू इंटू भी के बराबर होगा। और फिर से यहाँ पे क्यू चार्ज है और भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये भी किसके लिए निकाल रहे हैं, कैथोड रे के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो था वो अब काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है और इसका वैल्यू जो होता है वो हाफ mv² होता है। तो देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में सेम होते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं अगले पेज पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में सेम होता है।
तो चलो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू भी आया है। अब यहाँ दोनों भी का फर्क समझना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो पीडी बोलेंगे, और ये भी वेलोसिटी है, तो इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो यहीं पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब बताइए, इन्हें के भी से भी कटाने मत लगिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम मान लो क्यू बाई एम लेना चाहते हैं, एम को इधर लाना चाहते हैं, तो उधर जाएंगे तो क्या होगा, या एक और काम पहले कर लेते हैं, वेलोसिटी का भी हम लोग निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का काम चल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ई बाई बी कहाँ से आ गया भाई, वेलोसिटी का हमने एक फार्मूला निकाला था, ई बाई बी, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू ई अपॉन में बी, तो वेलोसिटी की जगह पे हम रख देंगे, तो ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू क्यू इंटू भी हो गया। अब बताइए, यहाँ से क्यू बाई एम करना चाहते हैं, तो क्यू बाई एम जो हो जाता है वो मेरा हो गया कितना, एम को उधर लाए हैं ना, तो 1/2 इंटू ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इंटू 1/v। अब तुम देख सकते हो कि ये क्यू बाई एम आ चुका है, और ई जो है वो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है, और ये जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और क्यू बाई एम को ई बाई एम भी कहते हैं, ई बाई एम रेशियो, और इसी को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट आपका यही था, इस एक्सपेरिमेंट में ई बाई एम रेशियो निकाला गया था। और यहाँ पे अब देखो, ई का वैल्यू दिया रहेगा, ई बराबर कुछ देगा, बी बराबर कुछ देगा, पोटेंशियल भी कुछ लिया ही होगा, तो ये जब तीनों दिया जाएगा तो आप आराम से ई बाई एम रेशियो निकाल सकते हो। ई बाई एम को चार्ज बाई मास रेशियो भी बोल सकते हो। तो चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया यहाँ पे, और कैथोड रे का चार्ज बाई मास रेशियो कितना होगा, तो कैथोड रे का चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज बाई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज मैक्सिमम, माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, और वो प्रूफ भी करेंगे आगे, हम बताएंगे। चार्ज ऑफ कैथोड रेज आर मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट मेरा यही रहा कि हमने इससे ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बात क्लियर है सब लोग को? तो ध्यान रखना इस बात को कि ये भी बहुत बड़ा इसका प्रॉपर्टी था कि जब ई बाई एम रेशियो निकाला गया इससे, और यही कैथोड रे का मेन रिजल्ट है, क्योंकि इसके बाद चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया। चलिए, इसके बाद और कुछ बात बता देते हैं। तो ये बात तो आपको हम बता ही चुके हैं कि कैथोड रे जो है वो ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, तो इस बात को भी लिखे थे हम, एक बार और लिखते रहे, क्रिएट्स फ्लोरोसेंस। पीछे लाइट जो जलता है, ट्विंकलिंग होती है, उसको फ्लोरोसेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये भी आप लोग को हम बता दिए थे कि अगर इसके सामने आप एल्युमिनियम टाइप का मेटल ले आएंगे तो ये उसको पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी लिख दे रहे हैं, ऐसे बताए भी हैं एक बार, कैथोड रे पेनिट्रेट्स, कैथोड रे पेनिट्रेट्स कैथोड रे पेनिट्रेट्स, ठीक है, पेनिट्रेट कर देता है थ्रू थीन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम, थ्रू थीन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम, शीट्स ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के पतले पतले मेटल को वो सीधे सीधे पार कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। फोटोग्राफिक प्लेट किसको बोलते हैं, जैसे तुम लोग रील का नाम सुना होगा, जैसे फोटो तो खींचने में रील का काम किया जाता है, तो रील को ही फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाता है। तो इसमें तुम एक बात और लिख सकते हो
कि दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ध्यान रखना उसको ये अफेक्ट कर देता है। अगर उसके सामने में ये आ जाएगा तो ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, और ये बात को हम बता ही दिए कि चार्ज बाई मास रेशियो को मैक्सिमम होता है इसका। और ये तुम याद भी रख सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो स्पेसिफिक चार्ज आपका ये होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया।